चना जोर गरम, चना जोर गरम, चना जोर गरम। बुंदेला के बाजार में ये आवाज सुनते ही लोग हरिया की ओर दौड़े चले आते। जो भी उसके चना जोर गरम खाता वो तारीफ किए बिना रुक नहीं पाता। अरे वाह, क्या दुरुस्त चना जोर गरम है। इससे अच्छा चना जोर गरम कहीं नहीं मिलता भाईजान। अरे ऐसा क्या मिलाते हो भैया? अरे भैया, इसमें हमारा खानदानी मसाला है, सारा जायका उसी मसाले का ही तो है। वाह वाह, बहुत खूब भैया, बहुत खूब। हमें 20 रुपए का दे दो, अपने घर ले जाएंगे और बीबी को खिलाएंगे। हाँ हाँ, दुरुस्त है भैया, दुरुस्त है। हरिया चलते फिरते लोगों को चना जोर गरम फरोख्त करता था और उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। संदीप हरिया को रोज देखता और रोज मन ही मन सोचता था, ये हरिया बिना दुकान और ठेले के बहुत ही बेहतरीन कमाता है, और एक हम हैं, भेल की दुकान डाल करके बैठे, एक भी ग्राहक नहीं आता है यहाँ। लगता है बुंदेला के लोगों को चना जोर गरम ज्यादा ही पसंद है। हाँ वो तो है। तो क्यों ना आप भी चना जोर गरम ही बेचें? अरे मैं भी वही सोच रहा हूँ, कल ही बाजार से चना जोर गरम और मसाले लेकर आता हूँ, फिर देखते हैं ये हरिया हमारे सामने कैसे ठहरता है। संदीप और उसकी बीवी को लग रहा था कि चना जोर गरम बेचना आसान होगा। अगले दिन संदीप ने अपनी भेल की दुकान में चना जोर गरम भी रखा और बाहर चना जोर गरम की तस्वीर भी लगा दी। तस्वीर देखकर एक औरत उसकी दुकान पर आई। अरे भाईजान, तुम भी चना जोर गरम रखने लगे हो क्या? हाँ हाँ आपा, आप कहें तो आपके लिए बना दूं? हाँ हाँ बना दो, आज तुम्हारे हाथों का स्वाद भी चख लेते हैं। हरिया भाईजान के जितना अच्छा नहीं है। इसके बाद कई और लोगों ने संदीप का चना जोर गरम चखा और सब ने संदीप को यही बताया। और कुछ देर बाद जब हरिया घूमता घूमता वहाँ आ पहुँचा तो सारे ग्राहक उसके पास चले गए। अरे भैया, हमको 20 रुपए का दे दो, हमें भी। ग्राहकों को ऐसा भागता देख संदीप और जलने लगा। ना जाने इस हरिया ने ग्राहकों पर क्या तिलिस्म कर रखा है। सुना नहीं, उसके मसाले में जादू है, और हमने ये भी सुना है कि ये उसका खानदानी मसाला है। उसके दादा परदादा उन्होंने बताया था। तो अब हम क्या करें? तुम उस मसाले को बनाने का तरीका सीख लो तो समझो सारे ग्राहक तुम्हारे। अरे तरीका सीखना कोई इतना आसान है क्या? आसान तो नहीं है, पर हमारे पास एक तरकीब है। मधु ने संदीप के कान में अपनी तरकीब बताई और दोनों मुस्कुराने लगे। अगले दिन हरिया के घर के बाहर 15 साल का लड़का भीख मांगने आया। उसने हरिया का दरवाजा खटखटाया। अरे भैया, कुछ खाने को है क्या? 2 दिन से कुछ खाया नहीं। हरिया मासूम था, वो तुरंत घर के अंदर गया और उस बच्चे के लिए खाना ले आया। उस बच्चे ने हड़बड़ी में खाना खाया और फिर हरिया ने उससे पूछा, अरे तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? तुम्हारे अम्मी अब्बा कहाँ हैं? अब्बा तो बचपन में ही गुजर गए और अम्मी को गुजरे 2 महीने हो चुके हैं। तब से यहाँ वहाँ काम की तलाश में लगे हैं, भूखे। पर हमको कोई काम पर ही नहीं रखता। अरे 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 अरे, तुम रो मत बच्चे, हम है ना, तुम हमारे पास रह सकते हो। हम तुम्हें भरपेट खाना देंगे और तुम हमारे साथ यहाँ रह सकते हो, ठीक है? आप ऊपर वाले हो। अरे अरे अरे, तुम रो मत। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मुरली शर्मा। हाँ दुरुस्त है, आज से तुम हमारे साथ ही गुजारा करना। यहाँ तुम्हें किसी भी चीज की तकलीफ नहीं होगी। शुक्रिया भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। हरिया ने यतीम मुरली को पनाह दी
हरिया मुरली को बाजार ले जाता और घर के छोटे मोटे काम भी दिया करता। ये लो, 1 किलो टमाटर ले आना और ये 10 रुपए तुम रख लेना। तुम्हें कुछ खाने का मन करे तो खा लेना, ठीक है? शुक्रिया भैया। कुछ ही वक्त में मुरली हरिया के साथ घुल मिल गया। हरिया हमेशा अपना मसाला बावर्ची खाने का दरवाजा बंद करके बनाता था, लेकिन एक दिन मुरली ने बावर्ची खाने की खिड़की से सब कुछ देख लिया। कुछ वक्त के बाद मुरली हरिया के पास आया। हाँ, हम जा रहे हैं। अरे लेकिन कहाँ? वो बाजार में हमें हमारी चचा की बेटी मिल गई। अरे कौन? वो मेरी मधु आपा, उनकी बाजार में भेलपूरी की दुकान है। अरे तू संदीप का साला है, तो पहले जिक्र क्यों नहीं किया? हो, आज बाजार में आपा मिली। उन्हें जब अम्मी के इंतकाल का पता चला तो रोने लगी और हमें अपने साथ रखने के लिए तैयार हो गई। अब हम आपको ज्यादा तकलीफ नहीं देंगे। आपने हमारा इतना ख्याल रखा, उसके लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं, दुरुस्त है। हरिया समझ चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है। मुरली को मधु ने भेजा था हरिया के मसाले का राज जानने के लिए। मुरली और मधु ने वो मसाला तैयार किया। एक बार खाओगे तो बार बार तलाश करोगे। चना जोर गरम स्पेशल जायके के साथ। आहा! एक बनाना भैया, देखते हैं तुम्हारे खास मसाले। हाँ हाँ, क्यों नहीं। संदीप ने चना जोर गरम में वो मसाले डाल दिए। ये लीजिए। मिर्ची, हाँ मिर्ची, हाँ मिर्ची, मिर्ची। मधु ने उस औरत को पानी दिया। अरे ये खास मसाले हैं या सिर्फ मिर्ची है? इतना तीखा, तुम लोग हमें मारना चाहते हो क्या? वो औरत संदीप और मधु को खरी खोटी सुनाकर चली गई। संदीप और मधु मुरली की ओर देखने लगे। लेकिन हमने तो सब कुछ सही डाला था। तभी वहाँ हरिया आया। बच्चे, तुमने सब कुछ यकीनन सही किया। हमने तुमको गलत दिखाया। हमें पहले ही यकीन हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि तुम्हारा बदन इतना मजबूत था। भला कोई गरीब इतना तंदुरुस्त कैसे हो सकता है? हा? अरे संदीप, तुमको हमारे मसालों का राज जानना था ना, वो तो हम तुमको नहीं बताएंगे। पर हरिया समझदार था, उसने अपना राज ही रखा। ओमकिला अरुणाचल प्रदेश के एक कस्बे में रहती थी, जो चाइना बॉर्डर के काफी पास था। ओमकिला के खानदान में उसकी बूढ़ी माँ और उसके 3 बच्चे रहते थे। ओमकिला के खानदान का खर्चा खेती और किसानी से चलता था। क्योंकि ओमकिला का गांव चाइना के पास था, इसीलिए ओमकिला को मोमोज, चाउमीन, वेज हक्का नूडल्स, मंचाओ सूप जैसे चाइनीज व्यंजन बेहद अच्छी तरह बनाने आते थे। ओमकिला की माँ खेत में काम करती और ओमकिला घर में रहकर ही खाना बनाया करती। क्या हुआ माँ, आज आने में इतना वक्त कैसे लग गया? बहुत सारे गांव वालों के साथ हमारा खेत भी मिलिट्री के पास जा रहा है। अगर ऐसा हो गया तो हमारी तो रोजी रोटी छिन जाएगी। लेकिन हमारी जमीन गई तो हमें तो मुआवजा भी मिलेगा ना। कोई चीज अपने पास हो तो उसकी बात ही कुछ और होती है। पैसा तो हाथ में आते ही खर्च होने लगता है। तुम चिंता मत करो माँ, इनकम का कोई दूसरा इंतजाम जरूर हो जाएगा। आज मैंने मोमोज बनाए हैं, अब खा लो। दीदी, आप मोमोज बहुत अच्छी बनाती है, खाकर मजा आ जाता है। छुटुआ, मोमोज तो खूब खा रहा है। जरा ये तो बता, गणित में कितने नंबर आए हैं? 10 में से 0 अंडा। ओमकिला, तू इसे तालीम नहीं देती है क्या? अगर यही हाल रहा तो ये पास ही नहीं हो पाएगा। माँ, इसे किसी अच्छे ट्यूशन की जरूरत है, ये मेरे तालीम देने से नहीं लेता। अगले दिन शाम को घर आकर माँ ने कहा, ओमकिला, हमारी जमीन चली गई, 2 लाख रुपए मिले हैं। क्या हम इन रुपयों से गांव में कोई काम शुरू कर दें? माँ, गांव में तो कोई काम धंधा नहीं है, मैं शहर चली जाती हूँ। कोई काम धंधा सेट हो जाएगा तो मैं आपको पैसे भेजती रहूंगी। लेकिन तू कौन से शहर जाएगी? मैं दिल्ली चली जाती हूँ। तो विशाखापट्टनम चली जा, वहाँ हमारे गांव का नौरीन काम करता है। परदेश में किसी जान पहचान के व्यक्ति से बेहद सहायता मिल जाती है।
ओंकिला आंध्र प्रदेश में समुद्र के किनारे बसे शहर विशाखापट्टनम पहुंची और अपने गांव के लड़के नौरेन से मिली। मैं यहाँ काम की तलाश में आई हूँ, तुम मुझे यहाँ पर काम दिलवा दो। तुम्हें क्या आता है? मैं सारे चाइनीज फूड बना लेती हूँ। मैं जिस रेस्टोरेंट में काम करता हूँ वहाँ एक मोमोज बनाने वाली की जरूरत है, मैं उनसे बात करता हूँ। नौरेन ने रेस्टोरेंट के मालिक विष्णु से बात की और ओंकिला को मोमोज बनाने का काम मिल गया। रेस्टोरेंट समुद्र के किनारे पर ही था। लोग बीच पर घूमने आते और दावत का लुत्फ उठाते। ओंकिला के हाथ के लजीज मोमोज लोगों को बेहद पसंद आ रहे थे। रेस्टोरेंट के मालिक विष्णु की कमाई दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ रही थी, लेकिन कमाई बढ़ने के साथ विष्णु अपने बावर्चियों की तनख्वाह नहीं बढ़ा रहा था। वो ओंकिला को केवल 10,000 देता था। ओंकिला के लिए बचत करना और अपने घर पैसे भेजना बेहद मुश्किल हो रहा था। मुझे यहाँ आए हुए 6 महीने हो गए। मैं घर पर मुश्किल से 8-10 हजार रुपए ही भेज पाई हूँ। माँ के लिए घर चलाना बेहद मुश्किल हो रहा होगा। अगले दिन ओंकिला ने रेस्टोरेंट के मालिक से कहा, मालिक मेरी सैलरी 15,000 कर दीजिए, मैं घर पर पैसे नहीं भेज पा रही हूँ। तो मैं क्या करूँ? मैंने क्या तुम्हारे परिवार को पालने का ठेका ले रखा है? मैंने तुम्हें काम दिया, यही मेरा तुम पर बहुत बड़ा एहसान है। सैलरी नहीं बढ़ेगी, जाओ अपना काम करो। उस समय ओंकिला के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसीलिए उसने रेस्टोरेंट में काम करना जारी रखा। रेस्टोरेंट के पास अक्सर एक कुत्ता आया करता था। ओंकिला ने उसका नाम मोती रख दिया था। मोती जब भी आता, ओंकिला उसे 2 मोमोज खाने के लिए देती। एक दिन रेस्टोरेंट के मालिक ने ओंकिला को कुत्ते को मोमोज खिलाते हुए देख लिया। मोमोज बनाने का सामान तुम्हारे बाप के पैसों से नहीं आता, जो तुम कुत्ते को मोमोज खिलाए जा रही हो। 2 मोमोज अगर कुत्ता खा लेगा तो आपका कौन सा नुकसान हो जाएगा? जरा सी बात पर आप मेरे माँ बाप को क्यों बीच में ला रहे हैं? इन मोमोज के पैसे तुम्हारे सैलरी से कटेंगे। उस महीने विष्णु ने ओंकिला को बस 8,000 रुपए दिए। रेस्टोरेंट के मालिक के क्रूर बर्ताव की वजह से ओंकिला ने एक फैसला लिया। ओंकिला ने नौरेन से कहा, मैं यहाँ पर काम छोड़ रही हूँ, अब मैं अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करूँगी। लेकिन उसके लिए तुम्हें काफी सारा सामान खरीदना होगा और एक काउंटर भी चाहिए होगा जिस पर रखकर तुम मोमोज बेच सको। क्या तुम्हारे पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे है? कुछ रुपए है मेरे पास और थोड़े तुम दे दो। ओंकिला ने समुद्र के किनारे एक काउंटर पर अपने मोमोज बेचना शुरू कर दिए। अब विष्णु के रेस्टोरेंट पे कम लोग ही मोमोज खाने जाते। बीच पर घूमने वाले ज्यादातर लोग ओंकिला के मोमोज खाते। ओंकिला अब लगभग 20,000 रुपए महीने कमाने लगी थी। विष्णु को ओंकिला के काउंटर पर भीड़ लगी देखकर चिंता होने लगी। अभी तक तो केवल मेरे रेस्टोरेंट पर ही चाइनीज फूड बिकता था, लेकिन इस लड़की ने तो मेरा धंधा ही बंद करवा दिया। किसी दिन ये मेरी तरह रेस्टोरेंट भी खोल सकती है। कांटों का पेड़ बड़ा हो उससे पहले ही उसे उखाड़ देना उचित है। विष्णु एक दिन ओंकिला के पास जाकर बोला, ओंकिला, मेरे नए वर्कर्स अच्छे मोमोज नहीं बना पा रहे। मैं चाहता हूँ तुम मेरे रेस्टोरेंट में वापस आ जाओ। मैं तुम्हारी सैलरी 2,000 बढ़ा दूंगा। नहीं सर, अब मैं 20,000 कमाती हूँ, मुझे अब आपके रेस्टोरेंट में काम करने की जरूरत नहीं है। तो तुम अपना धंधा मेरे रेस्टोरेंट से कहीं दूर शिफ्ट कर लो। क्यों कर लूँ? क्या बीच की सारी जमीन आपके पिताजी की है? ओंकिला के मुंह से उल्टा जवाब सुनकर विष्णु का खून खौलने लगा। आप मोमोज के अलावा और भी चीजें बेचते हैं, आप उन्हीं पर फोकस कीजिए। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपना रेस्टोरेंट कहीं और शिफ्ट कर लीजिए। अभी तक ये लड़की मुझसे सैलरी मांगती फिरती थी और अब ये मुझे ही जवाब दे रही है। इसके घमंड को चूर चूर नहीं किया तो मेरा नाम भी विष्णु चंद्र देसाई नहीं। उस रात जब ओंकिला अपने रूम पर पहुंची तो 2 आदमियों ने उसे पकड़ लिया। अगर तुमने अपना धंधा विष्णु भाई के रेस्टोरेंट से अलग नहीं किया तो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए ये अच्छा नहीं होगा। हमारी पहुंच अरुणाचल प्रदेश तक है, तुम्हारे परिवार पर भी हमारी नजर है। दोनों आदमी ओंकिला को धमकाकर वहाँ से चले गए। ओंकिला को बेहद देर बाद सांस आई। उसने अपनी माँ को फोन लगाकर सारा मसला कह सुनाया। तू डरना मत बेटी, यहाँ कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू अपना धंधा जारी रख। तू इसी समय पुलिस के पास जा। ओंकिला ने पुलिस के पास जाकर शिकायत की। पुलिस विष्णु के पास पहुँची।
विष्णु भाई, आप यहाँ के इज्जतदार इंसान हैं। क्या आप किसी की जान लेकर हत्यारा बनना चाहते हैं? नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, किसी की जान लेने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं तो सिर्फ उस लड़की को डराना चाहता था। इस तरह डराने धमकाने वाले काम मत कीजिए, वरना आपके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। उस लड़की को अपना बिजनेस करने दीजिए। पुलिस के वहाँ से जाने के बाद विष्णु सोचने लगा। बल से काम नहीं चलेगा, मैं फंस जाऊंगा। दिमाग से काम लेना होगा। कुछ दिनों बाद ओंकिला के पास एक लड़की आई। हेलो मैम, मैं हिंदुस्तान पे कंपनी की तरफ से आई हूँ। प्लीज आप हमारा कोड स्कैनर लगवा लीजिए। इसके तो पैसे जाएंगे, ये फ्री है। आप मुझे अपना मोबाइल दीजिए, मैं आपका अकाउंट इससे लिंक कर देती हूँ। बहुत सारे कस्टमर ऑनलाइन पेमेंट की मांग किया करते थे, इसीलिए ओंकिला ने सोचा कि उसे स्कैनर लगवा ही लेना चाहिए। ओंकिला ने अपना मोबाइल उस लड़की को दे दिया। वो लड़की एक हैकर थी जिसे विष्णु ने भेजा था। लड़की ने ओंकिला के बैंक अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए। ये लीजिए, हो गया। अगले दिन ओंकिला जब अपने एटीएम से पैसे निकालने पहुंची तो उसे पता चला कि उसके बैंक अकाउंट में एक भी पैसा नहीं है। ओंकिला तुरंत बैंक गई और उसने अपने अकाउंट के बारे में पूछताछ की। बैंक में उसे बताया गया कि वो ऑनलाइन धोखाधड़ी की शिकार हो गई है। ओंकिला समझ गई कि हिंदुस्तान पे वाली लड़की ने उसे धोखा दिया। ओंकिला ने पुलिस स्टेशन में उस लड़की की रिपोर्ट लिखाई, लेकिन उस लड़की का कहीं भी पता नहीं चला। उधर विष्णु ने ओंकिला का काउंटर भी चोरी करवा दिया, जिसमें ओंकिला अपना सारा सामान रखा करती थी। ओंकिला के पास अब ना तो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे थे और ना ही खाना बनाने का सामान। वो रोती हुई नौरेन के पास पहुंची। मैं लुट गई नौरेन। क्या हुआ ओंकिला, तुम रो क्यों रही हो? ओंकिला ने नौरेन को सारा मसला कह सुनाया। क्या तुम मुझे 10,000 रुपए दे सकते हो? नौरेन 2 दिन पहले ही गांव से लौटा था। मुझे माफ कर देना ओंकिला, मैं परसों ही अपने बहन की शादी करके लौटा हूँ। मेरे सारे पैसे उसमें ही खर्च हो गए। ओंकिला बीच पर बैठकर रोने लगी। तभी वहाँ वही कुत्ता मोती आया, जिसे वो मोमोज खिलाया करती थी। आज मेरे पास तुम्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है, पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हूँ। मोती अचानक एक देवता में बदल गया। मैं समुद्र का देवता वरुण हूँ और कुत्ते के रूप में बीच पर टहलकर लोगों की परीक्षा लेता हूँ। आपने मुझे दर्शन क्यों दिए? मैं तो कभी पूजा पाठ भी नहीं करती। भगवान हमेशा किसी जीवित प्राणी के रूप में ही परीक्षा लेने आते हैं। वरुण ने ओंकिला को कुछ बीज दिए। इन बीजों को समुद्र के रेत पर फैला देना। इनसे जो पौधे निकलेंगे उन पर मोमोज आएंगे, जिन्हें सब बस तुम ही अलग कर पाओगी। इतना कहकर समुद्र देव वहाँ से गायब हो गए। ओंकिला ने बीजों को बीज पर डाला और अगले ही दिन उनमें से पौधे निकल आए, जिन पे मोमोज के फल लगे हुए थे। ओंकिला ने मोमोज को तोड़कर एक टोकरी में रखा और मोमोज बेचने लगी। उन मोमोज में वही स्वाद था जो ओंकिला के हाथों से बने मोमोज में होता था। विष्णु को जब पता लगा कि ओंकिला ने बीच पर मोमोज के पौधे उगाए हैं, तो वो रात में मोमोज के पौधे तोड़ने पहुंच गया। विष्णु ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन ना एक भी मोमोज टूटा और ना ही एक भी पौधा जमीन से बाहर निकला। विष्णु बाजार जाकर जहरीले कीटों वाली दवाई ले आया, जो फसल को नष्ट कर देते हैं। उसने मोमोज के पौधों पर कीड़ों को छिड़क दिया। अब आएगा मजा। लेकिन तभी एक तेज समुद्र की लहर आई और उसने सारे मोमोज के पौधों से कीड़ों को साफ कर दिया। विष्णु एक दरख्त के दुकान में जाकर ढेर सारा दरख्त उठा ले आया और उसने दरख्त को मोमोज के पौधों पर रख दिया और फिर उसने उन सारे दरख्तों पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। विष्णु को लगा कि अब काम बन जाएगा, लेकिन तभी बीच पर जोरदार बारिश होने लगी और आग बुझ गई। बारिश को भी अभी आना था। तभी वहाँ पर नौरेन आ गया। ये सब आप क्या कर रहे हैं मालिक? ओंकिला ने मुझे बताया था कि ये मोमोज किसी देवता के वरदान है, कोई इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं नास्तिक हूँ, मुझ पर इन देवताओं और वरदानों की बातों का कुछ असर नहीं होगा। मैंने अपनी जिंदगी में सब कुछ अपनी मेहनत से हासिल किया है और मैं तुम्हें ओंकिला की फ्री के मोमोज को तबाह करके दिखाऊंगा। तभी ओंकिला वहाँ आ गई। विष्णु सर, आप मेरे मोमोज के पौधों को कोई नुकसान मत पहुँचाइए, वरना मैं फिर से पुलिस के पास जाकर आपकी कंप्लेन कर दूंगी। अगर ये बार बार पुलिस के पास गई
तो मेरी तो इमेज खराब हो जाएगी। अभी तो यहाँ से चले जाना ही ठीक होगा। तुम गलत समझ रही हो अंकिला, मैं तो बस यहाँ इन मोमोज को देखने आया था। अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। नौरेन, तुम मेरे साथ आओ। विष्णु नौरेन को साथ लेकर अपने घर पहुँचा। नौरेन, तुझे मेरा एक काम करना है। कैसा काम सर? तू अपने गाँव जा और किसी तरह अंकिला की माँ और उसके भाइयों को बीमार कर दे। अगर वो बीमार पड़ गए तो अंकिला को उनकी देखभाल के लिए घर वापस जाना पड़ेगा और इसी तरह अंकिला रास्ते से हट जाएगी और तुझे मैं इस काम के 50,000 दूंगा और अगर तूने इनकार किया तो मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। नौरेन मुसीबत में पड़ गया। उस रात वो सो नहीं पाया। हे भगवान, मैं क्या करूं? मैं नौकरी नहीं छोड़ सकता, नहीं तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। मेरे पास इस काम को पूरा करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। आगे जो होगा देखा जाएगा। आखिर मैं ये पाप खुद से तो नहीं कर रहा, मैं तो बस मजबूरी में कर रहा हूँ। भगवान मुझे माफ करना। नौरेन अपने गांव गया और ओंकिला के घर मिठाई का डब्बा लेकर पहुँच गया। ओंकिला की माँ नौरेन की मौसी लगती थी। मौसी, मैंने नई मोटरसाइकिल खरीदी है, इसकी मिठाई लेकर आया हूँ। ओंकिला की माँ नौरेन पर बेहद यकीन करती थी। बेहद खुशी की बात है बेटा। और सुनाओ, घर पर सब कुछ अच्छा तो है ना? और ओंकिला कैसी है? घर पर सब कुछ अच्छा है और ओंकिला की भी अच्छी कमाई हो रही है। आपकी बेटी बहुत मेहनती है। ऐसी बेटी किस्मत वालों को मिलती है। कुछ देर बातें करने के बाद नौरेन वहाँ से चला गया। ओंकिला की माँ और उसके भाइयों ने मिठाई खा ली। उन चारों को बुखार आ गया और वो चारों बुरी तरह बीमार पड़ गए। ओंकिला को अपने परिवार की देखभाल के लिए घर लौटना पड़ा। अब मुझे कोई डर नहीं। इन पौधों को उखाड़ नहीं सकते, लेकिन खत्म जरूर कर सकते हैं। विष्णु एक रोड रोलर ले आया और उसने रोलर को पौधों पर चढ़ा दिया, लेकिन उससे भी पौधों का कुछ नहीं बिगड़ा। रोलर ऊपर से गुजर जाने के बाद पौधे फिर से वैसे ही खड़े हो गए। विष्णु गुस्से से पागल हो गया। उसे सामने वही कुत्ता मोती दिखा। विष्णु ने अपना गुस्सा कुत्ते के ऊपर निकालना चाहा। आज मैं इस कुत्ते को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। विष्णु कुत्ते पर रोड रोलर चढ़ाने ही वाला था कि तभी कुत्ता समुद्र देव में बदल गया और समुद्र देव ने विष्णु को रोलर सहित उठाकर समुद्र के बीचों बीच फेंक दिया। बचाओ, बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता, कोई मुझे बचाओ। समुद्र देव उसके पास जाकर बोले, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, लेकिन पहले मुझे वचन दो कि ओंकिला के काम में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करोगे। मैं वादा करता हूँ, ओंकिला के व्यापार में किसी तरह की बाधा नहीं डालूंगा। उसके पैसे वापस कर दूंगा और उसका काउंटर भी। तब समुद्र देव ने विष्णु को उठाकर समुद्र के किनारे फेंक दिया और वो वहाँ से गायब हो गए। तभी वो ओंकिला के घर पहुँचे और उसके सारे परिवार को ठीक कर दिया। ओंकिला शहर वापस लौट आई और उसका काम पहले की तरह चलने लगा। भीखू का एक छोटा सा खानदान था जिसमें उसकी बीवी मधु और बेटी मीरा थी। दिन ब दिन आपकी आमदनी कम होती जा रही है। आपको ये चाट का कारोबार छोड़कर कोई मुलाजमत करनी चाहिए। कम से कम हमारा गुजारा तो होगा। तुम्हें तो इल्म है कि मैं सालों से ये चाट का ठेला लगा रहा हूँ। अब अगर ये ठेला नहीं चल रहा तो मैं इसे बंद थोड़ी न कर सकता हूँ। मुझे यकीन है कि कुछ रोज में सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा और लोग मेरे ठेले पर भी चाट खाने आएंगे। हाँ हाँ, जब से तुम्हारे ठेले के बगल में उस रमणीक ने चाट का ठेला लगाया है, सारे लोग उसी के ठेले पर मजमा लगाए खड़े रहते हैं। अब मैं और क्या कर सकता हूँ? मैं अच्छे सामान से बेहतरीन जायकेदार चाट बनाता हूँ। उससे ज्यादा क्या करूँ? कुछ भी करो, लेकिन घर में पैसे ला कर दो, वरना मैं मीरा को लेकर अपने अब्बा के पास चली जाऊंगी। मुझे यहाँ भूखे नहीं मरना। अरे ऐसा ना कहो, मैं आज जरूर पैसे लेकर आऊंगा। भीखू ने अपना सारा सामान उठाया और अपने ठेले की जानिब निकल गया। रास्ते में वो सब्जी मंडी में रुका। अरे भाईजान, मुझे 2 किलो आलू और 2 किलो प्याज देना, उम्दा किस्म के देना। अरे भाई, तुम्हारा तो चाट का ठेला है ना, तो उम्दा आलू और प्याज क्यों खरीदते हो? तुम्हें तो सड़े गले आलू प्याज भी चलेंगे। वो तो मैं तुम्हें कम दाम के फरोख्त कर सकता हूँ। सोच लो,
नहीं नहीं, ये चाट का ठेला मेरी रोजी रोटी है, मैं इसमें बेईमानी नहीं कर सकता। तुम तो मुझे उम्दा किस्म के आलू और प्याज ही दे दो। ठीक है। तभी वहाँ रमणीक भी तशरीफ लाया। अब मुझे 3 किलो आलू और 3 किलो प्याज देना। उम्दा किस्म के? नहीं नहीं, सस्ते वाले। मुझे कौन सा खुद खाना है? अरे भाई, लेकिन तुम अपने खरीदारों को तो यही खिलाओगे ना? ये तो जायज नहीं है। क्या जायज क्या नाजायज है, तुम मुझे मत सिखाओ। हाँ, मेरा मैं देख लूंगा। तुम अपने ठेले पर उम्दा किस्म के आलू प्याज के चाट बनाओ और खुद ही खाओ। वैसे भी तुम्हारे ठेले पर आता ही कौन है? भीकू का मुंह छोटा हो गया और वो वहाँ से चला गया। भीकू के बगल में ही रमणीक अपना चाट का ठेला लगाता था। रमणीक का चाट का ठेला खुलते ही वहाँ खरीदारों का मजमा लग जाता था और भीकू के ठेले पर कोई नहीं आता था। आइए आइए, जायकेदार चाट खाइए। समोसा चाट, आलू चाट, पापड़ी चाट, दही चाट। भीकू जोर जोर से आवाज लगाया करता था, फिर भी कोई उसके ठेले पर चाट खाने नहीं जाता था और वहीं रमणीक के ठेले पर मजमा लगा रहता था। अरे कबले मुझे दो। अरे नहीं, कबल मैं आया था, मुझे दो। सबको देता हूँ, जरा इत्मीनान रखो। अपने ठेले का ये हाल देखकर भीकू परेशान था। इतनी कोशिश करने के बावजूद भी लोग यहाँ नहीं आ रहे। हे भगवान, अब आप ही कोई तरकीब निकालिए। भीकू देर रात तक ठेले पर खड़ा रहा, लेकिन आज भी उसकी चाट फरोख्त नहीं हुई। वो मायूस घर लौटा। मालूम होता है आज भी फरोख्त नहीं हुआ। हाँ, आज भी सारे खरीदार रमणीक के ठेले पर ही थे। तुम्हें अपना चाट का ठेला बंद कर देना चाहिए। अब तो घर में राशन भी नहीं है। ऐसे ही चलता रहा तो हम भूखे मर जाएंगे। तुम फिक्र ना करो, कुछ न कुछ हो जाएगा। यही बात तुम पिछले 6 माह से कह रहे हो, अब तक कुछ नहीं बदला। अगर तुम पैसे कमाकर नहीं लाए तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी मीरा के साथ। लेकिन मुझे थोड़ी मोहलत तो दो। घर में बस 1 दिन का ही अनाज है। अगर तुम कल तक पैसे लेकर आए तो अच्छी बात है, वरना तन्हा रहना इस घर में। मैं अपनी बेटी को भूख से तड़पते हुए नहीं देख सकती। वैसे भी मेरे वालिद हम दोनों को पाल लेंगे। ठीक है। एक जानिब भीकू ठेले पर चाट ना फरोख्त होने की वजह से परेशान था और दूसरी जानिब बीवी, उसकी मुसीबतों में और इजाफा हो रहा था। अगले दिन भीकू ने रोज की तरह चाट की तैयारी की और अपने ठेले की जानिब निकल पड़ा। रास्ते में उसे आलू वाले की आवाज आई। अरे भाईजान, आज आलू प्याज नहीं चाहिए? नहीं भाईजान, कल का ही आलू प्याज पड़ा है। ठीक है। भीकू अपने ठेले पर पहुंचा और रोज की मानिंद उसने ठेला लगा दिया। बगल में रमणीक ने भी अपना ठेला लगा दिया और रमणीक के ठेले पर खरीदार आने लगे थे। जायकेदार चाट ले लो, आलू चाट, समोसा चाट, पापड़ी चाट, दही चाट। आ जाओ आ जाओ। उसके चीखने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। कोई भी खरीदार उसकी दुकान पर नहीं आया। वो मायूस हो गया और उसकी आंखों से अश्क निकलने लगे। हे भगवान, ये कैसे दिन दिखा रहे हैं। आज अगर मैं घर पे पैसे नहीं ले गया तो घर में खाने को कुछ भी नहीं बचेगा और मधु मीरा को लेकर मायके चली जाएगी। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। उसी वक्त भीकू की दुकान पर एक ज़ईफा खातून आई। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? अब क्या बताऊं अम्मा, हालत ही कुछ ऐसी है। सब कुछ उम्दा करने के बावजूद कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। मैं अच्छे सामान लाता हूँ, फिर भी खरीदार उस रमणीक के ठेले से ही चाट खाते हैं। मेरे खानदान की तो भूखमरी की नौबत आ गई है। तू मायूस ना हो। ये ले, ये जादुई मसाला है। जैसे ही तू इसे अपनी चाट में मिलाएगा तो खरीदार खींचे चले आएंगे और तेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी बेटा। जैसे ही भीकू ने उस ज़ईफा खातून के हाथ से वो जादुई मसाला लिया, वो ज़ईफा खातून गायब हो गई। अरे ये कहाँ गई? अम्मा, अम्मा। भीकू ज़ईफा खातून को तलाशता रहा, लेकिन वो गायब हो चुकी थी। वो खातून कौन थी और कहाँ गई यकायक?
क्या ये मसाला वाकई जादुई है? भीकू ने मसालों का डिब्बा खोला और थोड़ा सा जादुई मसाला अपने आलू में मिलाया और उसके ऐसा करते ही सारे खरीदार उसके ठेले पर खींचे चले आए। मुझे एक दही चाट, मुझे आलू चाट, मुझे तीखे पापड़ी चाट। अभी देता हूँ। भीकू खरीदारों को चाट बनाकर देता गया और खरीदारों में इजाफा होता गया। वो एक को चाट देता तो दूसरा आ जाता। आज पहली मर्तबा भीकू के पास इतने सारे पैसे थे। कुछ ही घंटों में उसकी सारी चाट फरोख्त हो गई और वहाँ रमणीक के ठेले पर एक भी खरीदार नहीं था। रमणीक गुस्से से भीकू की जानिब देख रहा था। भीकू ने अपना ठेला बंद किया और अपने घर लौट गया। ये लो बेगम साहिबा, आज की कमाई। इतने सारे पैसे? और ये ले बिटिया तेरी चॉकलेट। अम्मा देखो, अब्बा मेरे लिए चॉकलेट लाए हैं। मेरे प्यारे अब्बा। इतने सारे पैसे कहाँ से लाए? ठेले से कमा कर लाया हूँ। भीकू ने मधु को जादुई चाट मसाले के मुतालिक बताया। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे अब हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। अब से कभी खाली हाथ लौटना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वो जादुई मसाला खत्म हो गया तो? इसकी भी तरकीब है मेरे पास। भीकू एक मसाले की बोरी ले आया और उसने वो जादुई मसाला उस बोरी में पलट दिया और पूरी बोरी चमकने लगी। बाप रे! अब ये सारा मसाला जादुई मसाला है। इस तरह हम हमेशा जादुई मसाला बनाते रहेंगे और इतने सारे पैसे रोज कमाएंगे। अगले रोज से भीकू खुशी खुशी अपना ठेला खोलने लगा, क्योंकि ठेला खोलते ही खरीदारों की भीड़ लग जाती थी। भीकू बहुत खुश था। कुछ रोज बाद रमणीक ने अपना ठेला वहाँ से हटा लिया। अब उस इलाके में बस भीकू का ही चाट का ठेला था, जहाँ हमेशा खरीदारों का हुजूम लगा रहता था। और ये कमाल था जादुई चाट मसाले का।